ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए व्हाइट हाउस के वॉर रूम में साजिशी नशिस्त। नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। व्हाइट हाउस के वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और उन इलाकों को ग्रेटर इसराइल में कैसे बदला जाएगा, इस बारे में मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, नेतन्याहू फिर पहुंच गया है अमेरिका। व्हाइट हाउस के वॉर रूम में एक मुलाकात होने जा रही है। ये क्या सरैयाँ की जा रही हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उस बारे में गुफ्तगू होने वाली है। क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्रेटर इसराइल के लिए नेतन्याहू का बड़ा पुराना प्रोग्राम है, उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसका अपना नेतन्याहू का जो तीसरी ईरान के ख़िलाफ़ जंग या उसकी हुकूमत अमली है, उसको भी तय किया जाना है। देखिए, चैनल 14 को इंटरव्यू जो उसका है, मैं उसको इसलिए अहम समझता हूँ नेतन्याहू के, क्योंकि वो उसने अपना पॉलिसी बयान दिया था और उसने कहा था कि वो तीसरी मरतबा भी हमला कर सकते हैं। देखें, ईरान पर 2 मरतबा हमलावर हुए हैं। ये एक हुए हैं 28 फरवरी को और इसके बाद हमलावर हुए ये 7 जुलाई को। 2 हमले मुकम्मल हो गए। इसका मतलब ये है कि ये चैनल 14 का जो इंटरव्यू है ये 7 जुलाई से पहले का है। तो ये जाहिर करता है कि ये तीसरा हमला भी करेंगे और ये तीसरा हमला जो है इंतहाई खौफनाक होगा और इसमें वो ग्रेटर इसराइल की जो हदो-हाल हैं उसको वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब इस वक्त अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको पूरा खित्ता जो है आग की लपेट में नज़र आता है। ऐसे ही है। आपको इराक, आपको कुवैत, आपको सऊदी अरब, आपको कतर, आपको बहरीन, आपको ईरान, आपको इसराइल, आप उसको मतलब जो जंग हाँ जी, जो जंग यानी इसराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू की थी, उस जंग के बाद शाम, लबनान, उसके बाद इराक, कुवैत, उधर हौसी, वो आगे मैदान में, तो यानी एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा खित्ता जलना शुरू हो गया है और यही निशानियां हैं। ये मैं अक्सर बयान किया करता हूँ, इसी जलने वाली राख पर ही नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत कायम करनी है और अब ये तीसरे हमले की तैयारी का जो है वो अमल इस वक्त जारी है। देखिए, ये खबरें तो आ गई। पहले हमले के बाद भी जो 40 रोज़ा था, खबर आई थी कि इनका जो वेपन्स थे वो कम हो गए या इनके जो मिसाइल्स हैं उनका ज़हीरा कम हो रहा है, शॉर्टेज है, रोकी गई जंग, अमन का मसला शुरू हुआ। अमन के नाम पे दोबारा इन्होंने तैयारी। अच्छा, आपको याद है ये 40 रोज़ा जंग के बाद भी नेतन्याहू ही अमेरिका गया था वार रूम में, जब पेट हेक्सेथ और जेडी वेंस की जो है वो आपस में वो तल कलामी हुई थी और उसमें भी यही हुआ था। और अब ये जब तीसरा मरहला शुरू करें, जो कि उसका अपना प्लान है नेतन्याहू का, जो उसकी थर्ड वर्ल्ड वार उसको वो कहता है, मैं भी उसको वर्ल्ड वार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इतने ममालिक अगर किसी जंग में इन्वॉल्व हो जाएं तो ये थर्ड वर्ल्ड वार ही है। अगर आप सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार देखें तो उसमें पूरी दुनिया के ममालिक शामिल नहीं थे, लेकिन जितने ममालिक शामिल थे सब अहम थे। इस वक्त भी तमाम अहम ममालिक जो हैं वो जंग की लपेट में आते चले जा रहे हैं। इस तरफ आपको मिडल ईस्ट जलता हुआ नज़र आता है, कैस्पियन की उस तरफ आपको जो है यूक्रेन और रशिया जो है वो आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक जंग का सा माहौल है जिसमें हम मौजूद हैं और इसी में नेतन्याहू जो है उसके प्लान के मुताबिक मिडल ईस्ट के अंदर वो मज़ीद अफरा तफरी, मज़ीद वो आग लगाई रखे मिडल ईस्ट के अंदर। देखें, उसका टारगेट था मुत्तहिदा अरब अमारात ले गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में उसकी कंपनीज बैठ गई, उसकी IDF जो है बैठी हुई है। शाम में वो हर आने वाले दिन के साथ अपनी जो वादकारी है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। कि शाम तो अब मुआहिदा भी करने जा रहा है इसराइल के साथ के उसके गांव देहात जो हैं दुहाई मुआहिदा है वो गवर्नमेंट करने जा रही है। वहाँ पर मौजूद जो बाकी अंसारुल हैं वो नहीं करने जा रहे। अंसार अल्लाह नाम है, अंसार अल्लाह हैं, वो वहाँ पर बहुत सारी हैं और मैं उसको हिजबुल्लाह का सिर्फ इसलिए कहा कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह उसी तरह की फ़ाइट कर रही है। तो ये ज़रा शाम के अंदर जो लोग हैं ये भी रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टेंस के बावजूद वो गज़ा ले गया, फ़लस्तीन का बहुत सारा हिस्सा ले गया। अब उसने शाम और लेबनान का हिस्सा ले जाना है और इसके साथ साथ उसने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी फ़ौजें मौजूद हैं। तो आप मुझे बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास इतनी क़ुव्वत है कि वो इनको कहे कि आप वापस चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना वो ग्रेटर इसराइल वाला प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है और इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर कोई मुल्क अगर रुकावट था तो वो ईरान है। ईरान पर ये 2 हमले कर चुके हैं, उसकी किसी हद तक आप यूँ कह सकते हैं कि उसको कमज़ोर कर चुके हैं। अभी उनका क्योंकि रशिया से मज़ीद जो अस्करी सामान था वो आ रहा था
उसको उन्होंने यूक्रेन के जरिए मतलब तबाह दिख रहा है कराया। उसको कैस्पियन सी में भी फंसाने की कोशिश की जा रही है और ज़ेलेंस्की जो यहूदी है यहूदी है। उसको जो है ना इस्तेमाल किया जा और रहा ये है। इसीलिए इसको ईरान को कहा जा रहा है कि वो जनूब की तरफ जाए और कैस्पियन सी के साथ यूक्रेन के साथ जंग। अब यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसको पूरी दुनिया से अस्करी ताकत दी जा रही है कि वो रशिया को एंगेज रखे। बिल्कुल। इस तरफ से ईरान को भी उसके साथ एंगेज किया जाएगा, कैस्पियन में एंगेज किया जाएगा। तो लामहल्ला इस तरफ जो आपने हरमज़ वाला मामला है उसमें उसको कमज़ोरी दिखानी पड़ेगी और इसी को वो चाहते हैं। इसराइल का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। लंदन मीटिंग बहुत अहम है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये जो लंदन में आपने हरमज़ कब्ज़ा मीटिंग हो रही है, बहुत सारे ममालिक उस मुलाकात 40 में आ रहे ममालिक हैं, हैं। 40 ममालिक ने तो तस्दीक कर दी बशमूल भारत के, और उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, उसमें यूरोप के बहुत सारे ममालिक और पूरा का पूरा तकरीबन मिडल ईस्ट शामिल है। ये सारे मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ कोई हिकमत अमली बनाएंगे। इस तरफ यूक्रेन उस पर हमलावर रहेगा, इस तरफ से मिडल ईस्ट के अंदर से अमेरिका उस पर हमला करता रहेगा। तो ईरान को दोनों तरफ से दबा कर ही ये समझते हैं कि उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है या अपनी शराइत पर आपने हरमज़ और बाबुल मंदब हासिल। तो वो ट्रंप ने भी आज कह दिया ना कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ ताबड़तोड़ हमले करके उसको झुकाया जा सकता है। बिल्कुल ताकत से उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो ये दूसरी तरफ इस्माइल बकाई का भी बयान आ गया। उसने कहा जी कि हम कोई अमन का इनके साथ कोशिशें नहीं कर रहे, ना हमारी ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, ये कर रहे हैं, हमें इसका कोई नहीं। हम अपनी जो खुद मुख्तारी है, इस्माइल बकाई का आज का बयान है जी बिल्कुल कि हम अपनी खुद मुख्तारी पे कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे और जंग अगर जारी रखना चाहते हैं तो रखें। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है अदील साहब, इस वक्त अगर जंगी हिकमत अमली को देखा जाए तो ईरान को यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग नहीं करनी चाहिए। उसके लिए रशिया काफ़ी है, रशिया ही उसको जवाब दे। ये जो जहाज़ था ईरानी जहाज़ था, लेकिन इसमें सामान रशिया का था, रशिया उसका जवाब दे। ईरान को सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ईरान को सारी तवज्जो जो है आपने हरमज़ की तरफ देनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हाल ही हुआ तो इसका मतलब ये है कि ईरान नो मोर ईरान। बिल्कुल, और ये इसराइल उसको फंसाना चाहता है। इसराइल उसी ज़ेलेंस्की के जरिए फंसाना चाहता है। इसराइल ज़ेलेंस्की के जरिए फंसाना चाहता है, लेकिन उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है। और जो मुलाकात वहाँ पर अमेरिका वॉर रूम में होने वाली है उसमें ये चीज़ें ज़ेर बहस आ रही हैं। इसमें ज़ेर बहस आएंगी और यही प्लान लेकर जो है गया है। बिल्कुल, वो नेतन्याहू वहाँ पर जाकर कोई सब्ज़ी के भाव या आज की पकाना है, इस तरह की बात तो नहीं होनी। उसमें आज यही है कि आने वाले दिनों में इसराइल को ग्रेटर इसराइल में कैसे तब्दील किया जाएगा, ईरान की फ़ौजी क़ुव्वत को कैसे ख़त्म किया जाएगा, रशिया को यूक्रेन के हाथों कैसे एंगेज रखा जाएगा अगले कई सालों तक, ताकि उसकी ताकत, उसका असला, उसका दौलत जो है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। यूरोप में किस तरह से तबाही फैलाई जाएगी, ये सारा मामला जो है ये यहीं पर ये दो मैं समझता हूँ कि एक यहूदी और दूसरा ज़ायनिस्ट, ये दोनों मिलकर ये प्लान बना रहे हैं। लेकिन चलें, ये इनका अपना प्लान है, अल्लाह बेहतर प्लानिंग करने वाला है। मेरा ख्याल अल्लाह पाक इससे बेहतर प्लानिंग से इनको नीस्तो नबूद, इनके इरादों को जो है नीस्तो नबूद करेंगे। ईरान कल भी इनके लिए भारी था, ईरान आने वाले कल में भी इनके लिए भारी होगा। ईरान इस तरह से, जिस तरह से हम समझते हैं कि अमेरिका उस पर एक दिन में कब्ज़ा कर लेगा, ये मुमकिन नज़र नहीं आता है। उनके अज़म हौसला बहुत है, और दूसरा ये है कि उनके पास अच्छे दोस्त भी, चीन और रशिया जैसे अच्छे दोस्त भी मौजूद। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारी साजिश का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।